इनविजिबल वर्कफोर्स कहा जाता है। मेड का 2 साल का बेटा के जलाया गया, 9 महीने बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। गर्ल को रिपीटेडली टॉर्चर किया गया, कभी सिगरेट से, कभी हॉट आयरन बर्न से और हैरेसमेंट। वो हमारे घर साफ करते हैं, बच्चों का ख्याल रखता है, फैमिलीज को सपोर्ट करता है, बट एक सवाल है, उनका ख्याल कौन रखता है? हाँ, मैं डोमेस्टिक वर्कर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। सोसाइटी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, रियल कोर्ट केसेस, लीगल राइट एंड लॉ, एनजीओ का रोल और आप हार्म की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इंडिया में ऑफिशियली 4.75 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर है। एनजीओ के हिसाब मुताबिक इस नंबर 5 से 10 करोड़ हो सकता है। सुबह 6 बजे से निकलती मेड, एक घर में पोछा, दूसरा घर में बर्तन, तीसरा घर में बच्चा को स्कूल के लिए रेडी करना। दिन ढल जाता है पर उनके लिए काम कभी भी खत्म नहीं होता। हाउस होल्ड वर्कर जैसे मेड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड की कॉमन नेम डोमेस्टिक वर्कर। कभी कभी इन्हें इनविजिबल वर्कफोर्स कहा जाता है। 3 से 6 घर में काम करना पड़ता है और सैलरी जो बेसिक नीड है वो काफी नहीं होती। अभी सवाल है, इंडिया में कब से ये रोल शुरू हुई? पिछले जमाना में वेल्दी फैमिलीज और राजा महाराजा अपना फैमिली के अंदर सर्वेंट और हेल्पर रखते थे। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड 1858 से 1947 के दौरान इंडिया में ये रूल्स और ज्यादा फॉर्मल बन गया। दुनिया के सबसे पुराना प्रोफेशनल जॉब मेड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, हाउस होल्ड क्लीनिंग स्टाफ, कुकिंग स्टाफ, नानी या आया, वो हमारी लाइफ इजी बनाते हैं, बट खुद के राइट, सेफ्टी, डिग्निटी के लिए अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपको पता है, आज भी बहुत सारा डोमेस्टिक वर्कर लेबर लॉ कवरेज से बाहर में है। इंडिया में डोमेस्टिक वर्क रोज होता है, लेकिन अभी भी लीगल प्रोटेक्शन काफी लिमिटेड है, जो आपको दिमाग खराब करेगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा लीगल लॉ और प्रोटेक्शन। अभी तक इंडिया में कोई एक्सक्लूसिव सेंट्रल लॉ नहीं है जो डोमेस्टिक वर्कर के प्रोटेक्शन और राइट के लिए फाइट करे, पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड एक्ट जो डोमेस्टिक वर्कर के इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इसके अंडर डोमेस्टिक वर्कर्स को एक कैटेगरी में रखा गया है, पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, इस लॉ के तहत अगर एक मेड अपने एम्प्लॉयर के घर में हैरेसमेंट फेस करती है तो उसका कंप्लेंट लीगली रजिस्टर किया जा सकता है। मिनिमम वेजेस एक्ट कुछ स्टेट ने डोमेस्टिक वर्कर के लिए जो मिनिमम अर्निंग का नोटिफाई किया, जैसे केरला, कर्नाटका, दिल्ली। ILO कन्वेंशन 189 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया है, पर इंडिया ने अभी तक इससे रेक्टिफाई नहीं किया। रियलिटी है, ज्यादातर डोमेस्टिक वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ना उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस,
और पेंशन अवेलेबल होता है और ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कुछ फॉर्मल मैकेनिज्म है। इस वजह से एक्सप्लॉइटेशन कॉमन है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो अर्निंग और हैरेसमेंट और कभी कभी फिजिकल वायलेंस तक। उनके लिए कानून लिखे जा रहा है पर इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉ नहीं आता, डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन रोकना मुश्किल है। अभी गुड न्यूज क्या है? जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के लिए नेशनल लॉ का फ्रेमवर्क रिकमेंडेड करने के बोला था। अभी तक तो पब्लिकली कोई कमेटी या ड्राफ्ट लॉ का अपडेट नहीं हुआ। जून तक जो रिपोर्ट आया वहां पे कोई कमेटी अभी तक नहीं बना। जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे, जब नेशनल लॉ का फ्रेमवर्क बन जाएगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग हमारा डेली लाइफ का इजी बनाता है, उनके राइट और प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए यहाँ से एनजीओ के रोल शुरुआत होता है। मदद, सुरक्षा और आवाज। सबसे पहले एनजीओ अवेयरनेस बनाते हैं और डोमेस्टिक वर्कर को सिंपल भाषा में जानकारी देता है। लीगल मिनिमम पे, सेफ वर्किंग कंडीशन, हैरेसमेंट फ्री वर्कप्लेस, वीकली ऑफ और रिटन एग्रीमेंट का क्यों जरूरी है। एनजीओ सिर्फ बताता नहीं, लीगल सेफ भी करते हैं। जैसे कंप्लेंट ड्राफ्ट, पुलिस और अथॉरिटी तक जानकारी देना और कोर्ट में गाइडेंस करना। वैसे ही पिटीशन फाइल करके सरकार तक पुश करते हैं कि बेटर लॉ और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आए। एनजीओ काफी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज भी करते हैं, जैसे चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, कुकिंग, फर्स्ट एड और हाइजीन, क्योंकि एडुकेट करके स्किल बढ़ाते हैं जहाँ पे उसको बेटर जॉब, बेटर अर्निंग मिल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे वायलेंस, नॉन पे और एब्यूज जैसे इंसिडेंट, तो एनजीओ आपका सेफ्टी नेट बांधते हैं। वो हेल्प लाइन से कॉल करना, सबूत डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना, एफआईआर और कंप्लेंट्स फाइल भी करना, लीगल एड एंड शेल्टर अरेंज करना, साथ साथ अनपेड अर्निंग रिपोर्टिंग करने के लिए भी मदद करते हैं। सबसे पावरफुल स्टेप ऑर्गेनाइज करना, और साथ साथ ग्रुप और यूनियन बनाना। जैसे मीटिंग्स, रैलीज और नेगोशिएशन करवाते हैं। जब सब साथ बोलते हैं, आवाज सिस्टम तक जाती है। लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हम सब सोसाइटी और सरकार मिलके राइट और डिग्निटी का सम्मान करें। आज हम कुछ रियल केस स्टडी देखेंगे, जहां कभी मेड ने एक फैमिली के नुकसान पहुंचाया, कभी हाउस ओनर ने मेड के खिलाफ हिंसा और मर्डर केस का रिपोर्ट किया। जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, ऑल इंडिया एग्जैक्ट टोटल केसेस का डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये केसेस सेपरेट कैटेगरी में पब्लिश नहीं करते। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे मेड के साथ बात डोमेस्टिक वर्कर के साथ कैसे बिहेव करे, और साथ साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम देखेंगे तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में जो मेड के ऊपर इंसिडेंट हुआ था। एक क्लिप देखिए।
15 साल की एक मेड गार्ड थी जो माइनर थी। एक कपल और उनके साथी टोटल 6 लोग अरेस्टेड। गर्ल को रिपीटेडली टॉर्चर किया गया, कभी सिगरेट से, कभी हॉट आयरन बर्न से। लास्ट में वॉशरूम में लॉक करके उनकी जान ले लिया। ये इंसिडेंट पॉक्सो एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ये इंसिडेंट हुआ था चेन्नई की अमेनिजी कर एरिया, एक अपार्टमेंट के अंदर, जहां पे बिजनेस कपल रुका था। तो सोचिए, लड़की ज्वाइन किया 2023 में और मर्डर हुआ अक्टूबर मंथ, जिस दिन था दिवाली 2024 में। इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया सेंट्रल क्राइम ब्रांच, जो नवंबर 2024 में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखिए, मुंबई में मेड चाइल्ड के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जून 27, 2025, मुंबई के भांडुप में एक सैड एंड शॉकिंग केस। मेड का 2 साल का बेटा के जलाया गया बाय द एम्प्लॉयर कपल। बच्चों को हॉस्पिटल लेके गया और बच्चों का कंडीशन क्रिटिकल थी। कपल अरेस्ट हुआ BNS एक्ट। लास्टली केरला के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, एक हाई प्रोफाइल जो उड़ीसा का मेड था। कोची केरला में 23 साल की एक लड़की उड़ीसा से आई थी डोमेस्टिक वर्कर हिसाब से। रेप का आरोप आया। जो काम पर रखा था, जिसको एज था 75 इयर्स। ये घटना 15 अक्टूबर 2024 में हुई और रिपोर्ट आई 7 अगस्त 2025 में। सोचिए, 9 महीने बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। कंप्लेंट के मुताबिक जूस में कुछ मिलाया गया और विक्टिम बेहोश हुई और असॉल्ट। FIR हुई और मेडिकल एग्जाम ने केस को सपोर्ट किया। तो आप और मेरा लीगली एथिकली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे वेरिफिकेशन, जॉब एग्रीमेंट, फेयर पेमेंट, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, लीगल कंप्लेंट्स। डोमेस्टिक्स वर्कर हमारे घर संभालते हैं, उनकी सेफ्टी और इज्जत की जिम्मेदारी हमारी है। आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, जैसे मेड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, टेनेंट, तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ट्रस्ट बट वेरीफाई someone or something। आज इंडिया में हर स्टेट में नया इंसिडेंट हो रहा है। बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के आप अपने घर, फैमिली या बिजनेस को रिस्क में रखते हो। आप जानते हैं, बिना पुलिस वेरिफिकेशन से पेनल्टी या जेल भी हो सकती है। सेक्शन 188 IPC के तहत। कुछ रियल इंसिडेंट वीडियो क्लिप देखिए। किराएदार मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वही गार्ड है जिस पर बलात्कार करने की कोशिश का आरोप है। मिश्का को उसकी नौकरानी चुरा कर फरार हो गई थी। Why did Uber have no idea had multiple offences? We not only ask for a police verification, we also get a third party verification done. हम चाहते हैं कि बाहर से कोई क्रिमिनल आदमी आना है, मतलब उनके एंटेसीडेंट्स वेरीफाई करने, उनको सत्यापन करना है। हमारे पुलिस एक्ट में भी प्रोविजन है, जो नहीं कराएगा, इवन किराएदार का जो नहीं कराएगा, उस पर 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सिर्फ भरोसा काफी नहीं है, सबूत भी जरूरी है। आई एम मनीषकन एंड आई हैव 14 years of experience in the background verification domain। अपने घर के टेनेंट, मेड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड जरूर आज ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए। नीचे दिए गए लिंक पर इनरोल कीजिए। एविडेंस जरूर रखिए, चाहे पार्ट टाइमर या फुल टाइमर। जॉब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिल्कुल फ्री में पाइए हमारा एप्लीकेशन से।